हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस चैप्टर के अंदर हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हमें लगेगा कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे हम आपके प्रैक्टिस सेट में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट अ डिक्रीज इन, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्रिसिएशन में कमी आती है तो वो हमें क्या बताती है। तो हमें ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस है हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स की मार्केट वैल्यू में कमी बताती है। मार्केट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग असेट, जो फ्लोटिंग असेट्स हैं उसकी वैल्यू में बताती है कमी। मार्केट वैल्यू डिवेंचर इश्यूड या फिर बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। तो देखिए, आप सबने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं? देखिए, कोई भी मशीन, कोई भी फिक्स असेट्स हम परचेज करते हैं तो वो टाइम, जैसे ही टाइम होता है उसको यूज करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो कम होने लगती है, यानी कि उसमें कुछ खराबी आने लगती है जिसको रिपेयरिंग करानी पड़ती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी कमी हमारी कहलाती है डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो किस चीज में कमी आएगी हमें वो बताना है। डेप्रिसिएशन में कमी आती है जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उससे जो असेट्स होती है उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं उस चीज का जो पर्टिकुलर असेट है उसकी वैल्यू। तो यानी कि उसकी वैल्यू कम होती गई, इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वो फिक्स असेट जो है उसकी वैल्यू में जो बुक वैल्यू होती है उसमें कमी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, मार्केट वैल्यू तो उसकी आ, कम होगी ही, क्योंकि देखिए मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बुक वैल्यू होगी जो कि मेंशन की गई है, जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं वहां पर उसकी बुक वैल्यू शो होगी। वहां पर जो उसकी डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई है उसको माइनस करने के बाद उसकी बुक वैल्यू कम हो जाएगी। रही बात फ्लोटिंग असेट्स की, तो ये जरूरी नहीं है कि ये फ्लोटिंग असेट्स पर हो। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर इश्यूड, डिवेंचर इश्यूड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डिवेंचर्स इश्यूड पर डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर डिवेंचर्स पर हमारी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती है। जो डेप्रिसिएशन हैं वो हमारी लगाई जाती हैं जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी होती है, हमारे बिल्डिंग हो गई, इस तरह की चीजों पे जो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं उन पर लगाई जाती है। इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, अब डेप्रिसिएशन किस तरह की प्रोसेस है हमें ये बताना है। ये एक एलोकेशन है, वैल्यूएशन है, बोथ एलोकेशन एंड वैल्यूएशन या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो इससे हमारे क्या होता है, किसी भी वस्तु में कमी आती है, जिससे वो जो कमी होती है हमें पता चलता है कि इसका अब वास्तव में जो वैल्यू है वो कितना है। तो इस तरह से क्या होता है, हम उसको कोई अब आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन के, जिसमें हमारा आता है फिक्स होता है, हमारा डिमिनिशिंग मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, हम एक वैल्यूज को अलोकेट कर रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइम में हर मंथ इतनी इतनी वैल्यू लगानी है या फिर इतना माइनस करना है। तो कि हमने क्या किया, एक वैल्यू वहां पे एलोकेट की और वहां पर लास्ट में हम उसकी रियल वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर बोथ एलोकेशन एंड वैल्यूएशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के अंदर हम एलोकेशन करते हैं एक वैल्यू का, जो कि हर, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें तो हर महीने जो भी सिस्टम है कंपनी का उस अकॉर्डिंग, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वही वैल्यू हर बार उसको माइनस करेंगे। वैल्यूएशन क्या होता है, हमें राइट वैल्यू पता चलती है कि इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर हमारी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन के थ्रू ही हमें पता चलता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Total charge of depreciation and maintenance of assets on the profit and loss account will be uniform under। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे डेप्रिसिएशन का जो टोटल चार्ज हमने लगाया था उसकी मेंटेनेंस में असेट्स की, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा, वो कहाँ पर एक वैल्यू होगी, हमें वो बताना उस मेथड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होंगे, वहां पर क्वेश्चंस करे होंगे, तो ये सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो देखिए यहाँ पर आप हम पहले एक एक करके इन सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू निकाली जाती है और हर महीने या हर 6 महीने में वही वैल्यू उसकी असेट्स की यूज की जाएगी। ठीक है, वही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल निकाली 5,000 रुपए, तो दूसरे साल भी 5,000 रहेगी, तीसरे साल भी 5,000 रहेगी और चौथे साल भी 5,000 रहेगी। ठीक है, फिर आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था 5,000 है, तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा, जैसे असेट्स थी हमारी 40,000 की, 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे। फॉर एग्जाम्पल है 5,000, 5,000 इतना परसेंट होता नहीं है, 500 होगा, लेकिन आप 5,000 मानिए, तो जैसे 40,000 में से 5,000 आपने माइनस किए तो कितना बचा आपके पास, 35। तो जो सेकंड ईयर होगा वहां पे 35,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगी, ना कि वो 5,000 वाली होगी। यानी कि हर साल उस जो भी असेट्स का बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड के अंदर एक एन्युटी टेबल होती है जिसको फॉलो करके वहां पे उसकी असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो निकाली जाती है। एक एन्युटी टेबल होती है और इसमें जो भी अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एन्युटी टेबल में एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लेते हैं और साथ ही साथ उस वैल्यू से जो भी असेट्स की टोटल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करके एक हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम शो करते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट में। फिर आता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। अब देखिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड, यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हर साल एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस जगह अपनी बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं, मूल्यवान संपत्ति, जैसे कि एक टाइम के बाद वो खत्म होती ही होती हैं, तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, नई एसेट परचेस करनी पड़ेगी। तो उस समय इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि अगर जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो हम एक नई असेट्स परचेस कर लें इस फंड में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फंड वहां पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे मेथड आपने पढ़ लिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रख रखाव में एक समान वैल्यू कहाँ पर होगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू जो फॉलो की जाती है वो की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। नाम से भी इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट वैल्यू है जो हर साल हमें वही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एन्युटी मेथड इज। अभी मैंने आपको ये एन्युटी एंड सिंकिंग फंड दोनों डिस्कस किए थे, तो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का सिंकिंग फंड के अंदर, अगर वो एन्युटी से कंपेयर किया जाए तो वो क्या रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, इक्वल होता है या फिर अनप्रिडिक्टेबल है। तो देखिए अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है एन्युटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू लो होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एन्युटी में क्या होता है, एक वहां पर टेबल फॉलो की जाती है, एन्युटी टेबल जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जबकि सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट जो हमारे इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक फंड में और उस अमाउंट को यहाँ पर शो किया जाता है एज इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं एज अ डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो एन्युटी टेबल से हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं और किस तरह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज। अब फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अ सोर्स ऑफ फंड, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑन फ्लो ऑफ, नो फ्लो ऑफ फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं
तो यहाँ पर ये ना तो कोई सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी फंड जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब यहाँ पर किसी फंड का कोई यूज भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से बस एक रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड तक हमारी वैल्यू जो है इस असेट की जीरो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, हमें दूसरी परचेस करनी पड़ेगी। एक अंदाजा लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड बाद हमें एक मशीन परचेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर उस कोई फंड का हम यूज नहीं कर रहे हैं। नो फ्लो ऑफ फंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो असेट है उसकी बस हमने उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे फंड का कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हमारे पास फंड जनरेट हो रहा है और ना ही हमारे पास से कहीं फंड इन्वेस्ट हो रहा है या फिर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये नो फ्लो ऑफ फंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is generally accepted basis of valuation of fixed assets? अब यहाँ पर हमें बताना है कि अब इनमें से कौन सा जो है जनरली एक्सेप्टेड बेसिस है हमारा। अगर हम फिक्स असेट में बात करें, डेप्रिसिएशन का कौन सा है जो कि जनरली एक्सेप्टेड होता है या फिर हर कोई उसको फॉलो करता है उस मेथड को। ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, इसमें एक वैल्यू जो होती है उसको रिप्लेस करके इस वैल्यू को निकाला जाता है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, जो टोटल जो लास्ट में हमें सारे इंस्टॉलेशन या जो भी हमने उसमें रिपेयरिंग करी है उन सारी खर्चों को निकालने के बाद ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकल कर आती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो कि पहले से हमारी बुक्स में मेंशन है। और फर्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर हम फिक्स्ड असेट पर बात करें तो उसकी एक निश्चित दर से जो लागत होती है उस पर कॉस्ट माइनस की जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पे निकाला जाता है कि इतना अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन का है इस असेट में। अब आप सबको पता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, चाहे उसका बाजार मूल्य ज्यादा हो या प्रतिस्थापना मूल्य उससे कम हो या ज्यादा हो, उसके बेसिस पर ये किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से निकाला जाता है, जो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है माइनस उसमें डेप्रिसिएशन कर दी जाती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये वैल्यूएशन इसका किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मेथड है इसके अंदर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पर ज्यादा रिलायबल नहीं है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी इतना लोग नहीं मानते और ना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सारे मेथड्स एक बार फिर से पढ़ने हैं, क्या है ये सारे, तो हम इनको एक बार फिर से अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which method of calculating depreciation interest on the cost of the asset is taken into consideration? अब हम यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मेथड है वो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने का, जिसमें हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो कॉस्ट है उस पे इंटरेस्ट हमारी ध्यान, मतलब जब भी हम किसी की डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वहां पर जो हमारी कॉस्ट होती है असेट की, वहां पर इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने अभी आपको मेथड्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग का, जब हमने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताए थे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, हमारा डिमिनिशिंग मेथड हो गया, एन्युटी मेथड हो गया और सिंकिंग फंड, ये चार मेथड मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो आंसर उन चारों में से ही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शंस में गिवन है, एन्युटी मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है और सिंकिंग फंड मेथड है। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि इंटरेस्ट इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है एन्युटी मेथड, ये हमारा राइट आंसर होगा। एन्युटी मेथड के अंदर हम इंटरेस्ट भी निकालते हैं, क्योंकि मैंने आप को बताया था कि एन्युटी मेथड में क्या होता है कि कोई भी जब हम निकालते हैं ब्याज, इंटरेस्ट इसके अंदर निकालते हैं या फिर जब हम इसमें डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती है इसमें सेम होती है। यानी कि एक एन्युटी टेबल से हमने एक वैल्यू ली, उसके बेसिस पर हमने असेट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू निकाली और हर साल हम उतनी ही वैल्यू निकालेंगे एज अ डेप्रिसिएशन।
तो इसमें और फिर स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस रह गया? तो देखिए दोनों में मेन सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों की जो डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है सेम होती है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाती और एन्युटी टेबल में इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। ये माना जाता है कि जब भी हम इस असेट्स को अगर हम जो भी सॉरी कोई भी अमाउंट अगर हम इस असेट में हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहां पर हमें क्या मिलता, एक इंटरेस्ट वहां से हमें रिसीव होता। तो ये सोचकर यहाँ पर एक इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज की जाती है इसके ऊपर, जिसको बोला जाता है एन्युटी मेथड। तो आप ये याद रखिए, एन्युटी मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों सेम है। डिफर क्या है, बस एन्युटी मेथड में कैलकुलेशन होता है एन्युटी टेबल से, सेकंड यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड वही स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, जिसको सेकंड नाम है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इसको हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इतना समझ लीजिए इसके अंदर एक पॉलिसी ली जाती है अपने डेप्रिशिएबल वैल्यू के लिए, और उस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर जो हमारी डेप्रिशिएशन है वो चार्ज की जाती है। सिंकिंग फंड मेथड मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सिंकिंग फंड मेथड के अंदर एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर हर साल वो जो हमारा अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है, और जब हमारी वैल्यू असेट की जीरो आ जाती है तो वहां पर हम जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसको निकाल कर वहां से हम दूसरी मशीन इजिली परचेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following term is used to describe the process of writing down the long term investment in intangible assets? अब यहाँ पर बताया गया है कि intangible assets में जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको उसके ऊपर जब भी हम किसी भी तरह की कोई उसको राइट ऑफ करते हैं तो वहां पर जो टर्म यूज किया जाता है उसको राइट ऑफ करने में उसको क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैंने फिक्स असेट्स की बात की थी, टेंजिबल असेट्स की बात की थी, उसको हम राइट ऑफ करने के लिए क्या कर रहे थे, अब तक डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अब यहाँ पर आ गई इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, याद रखिए टेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन यूज होता है, और जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं उसमें क्या होगा, तो देखिए पहले ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस है हमारे अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और डिलैपिडेशन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटेंजिबल असेट्स के बारे में पूछा गया, तो इंटेंजिबल असेट्स में अमोर्टाइजेशन, जिसको ऋण मुक्ति भी बोलते हैं, वो यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर टेंजिबल असेट्स के बारे में पूछा जाता तो टेंजिबल असेट्स के अंदर हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय। अब जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डेप्रिशिएटेड होती हैं किसके द्वारा? एन्युटी मेथड के द्वारा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। देखिए जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं उन पर हमेशा यूज किया जाता है एन्युटी मेथड। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर हम एन्युटी टेबल मेथड या फिर एन्युटी मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और ये बाकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड रिटर्न ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है, जर्नली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स असेट इज। अब देखिए ये ना घुमा के फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो जर्नली एक्सेप्टेड जो मेथड है वैल्यूएशन का फिक्स असेट में वो कौन सा है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, या फिर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, तो आंसर ये रहा हमारा, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। अब इसमें से कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, हमें ये बताना है। परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर लॉन्ग टर्म लोन रेस्ड। तो इसमें से बताना है कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सोर्स ऑफ फंड की बात करें तो
फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे से हमें कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हमें क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है। देखिए, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो हमारे पास क्या आया, फंड आया एज अ अर्निंग, ठीक है। और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जब हमने शेयर कैपिटल इश्यू किए तब भी हमें क्या मिला, जो हमने कॉल्स ली सारी, हम फिर चाहे एप्लीकेशन हो सब फिर हमारा अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, इन पर हमें क्या मिला, फंड मिला। फिर आया लॉन्ग टर्म लोन रेस, जब हमें लोन मिला तो लोन से हमें, जब हम लोन लेते हैं, लोन मिलता है तो हमें क्या मिलता है, फंड मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शंस हमारे सोर्स ऑफ फंड के मेथड में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये सोर्स ऑफ फंड नहीं है। यहाँ से तो हमारे पास मशीनरी आई और हमारे पास से फंड गया, सोर्स मतलब हमने मिला नहीं है, हमारे पास से गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन परचेज ऑफ मशीनरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which of the following methods the asset is shown at original cost throughout its life। हमें बताना है इस मेथड के ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमारी जो असेट्स है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट लाइफ एक जैसी रहती है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी जीवन काल में उसकी जो है कॉस्ट कैसी रहेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे वो शो करेगी। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारी शो करती है डेप्रिसिएशन फंड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसका एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है और उस फंड के नाम से वहां पे शो होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्ट्रेट लाइन में भी हमारी वैल्यू एक हद तक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और डिमिनिशिंग में जीरो नहीं होती लेकिन कम होती रहती है। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट हमारी डेप्रिसिएशन फंड में रहेगी, जिसको हम सिंकिंग फंड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्सलेंस मीन्स डिक्लाइन। अब ऑब्सलेंस मीन्स हमें बताना है, ठीक है, क्या होता है डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ड्यू टू। अब जब वैल्यू में कमी आ जाती है तो किसके कारण क्या होता है उसमें, फॉल इन मार्केट प्राइस, जो उसके मार्केट प्राइस है वो कम हो जाते हैं। फिजिकल वियर एंड टेयर, यानी कि फिजिकली वियर एंड टेयर का मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी में सही नहीं आया। फिजिकल वियर एंड टेयर का मतलब है उसमें टूट फूट हो जाती है। इनोवेशन यानी नई हो जाती है, या फिर एफ्लक्स ऑफ टाइम यानी समय का प्रवाह, या फिर अगर हम इसको और दूसरे नाम से लें तो ये है हमारा समय बीत जाना, ठीक है। तो ऑब्सलेंस मीन्स का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्सलेंस मीन डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। अब किसके कारण ऑब्सलेंस माना जाता है, ऑब्सलेंस माना जाता है हमारा कोई भी नई प्रोडक्ट या फिर कोई नई मशीनरी, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट जो होता है जो हमारे पास पहले से है वो ऑब्सलेंस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है या कोई मशीनरी है, वो आपके कंपनी में वर्क करती है और उसको काम करने में या फिर जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए वो कम से कम 5 घंटे में तैयार होता है उतना माल। अब मार्केट में कोई ऐसा नई मशीनरी आ गई जो उतनी ही क्वांटिटी को 2 घंटे में प्रिपेयर कर देती है, तो इससे क्या होगा, हर कोई फिर उसी मशीन की तरफ मूव कर जाएगा। और आप खुद भी सोचोगे कि जो प्रोडक्ट मुझे 5 घंटे में मिलते हैं वो मुझे 2 घंटे में मिल रहे हैं, तो इससे मेरी क्या हो रही है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, वर्कर्स की जो लेबर है वो बच रही है, और या फिर मैं उतने घंटे में और ज्यादा प्रिपेयर करवा सकता हूँ। तो आप क्या है, आपकी वो जो मशीनरी है वो आप उसकी जो वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी, वो ऑब्सलेंस में चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्सलेंस होता है हमारा इनोवेशन से, किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई नई, कोई और वैल्यूज में ऐड हो गई जिसकी वजह से वो नए प्रोडक्ट जो है वो हमें और भी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। तो इस कारण ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म amortization इज जनरली यूज टू इंडिकेट द फॉल इन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जो amortization वर्ड है जो जनरली यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, किसकी वैल्यू को में गिरावट आएगी तो वहां पे उसको इंडिकेट करता है ये वर्ड। ऑप्शंस हैं टेंजिबल फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, या फिर क्विक असेट्स।
देखिए, अगर हम बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंजिबल असेट्स डेप्रिसिएशन के लिए होता है और इंटेंजिबल असेट्स हमारा अमोर्टाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा इंटेंजिबल असेट्स राइट आंसर हो जाएगा। करंट असेट्स एंड क्विक असेट्स पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया होगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।